नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं मित्रों, ये जिंदगी में ध्यान रखना कि कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की क्या बढ़ा देते हैं, रफ्तार बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता है, क्योंकि एक जब सांस ली जाती है तो सांस लेने से पहले उसको छोड़ना पड़ता है। यह समझ लेना। तो आपको भी पहले त्याग करना पड़ेगा और उसके बाद में, त्याग के बाद में सफलताएं सफलताएं हैं, और जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल करके रहेगी। इसी के साथ अपन चलते हैं आज राजस्थान में 1857 का संग्राम। और राजस्थान में 1800 संग्राम का जो टॉपिक है वो आज अपन पढ़ेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो देखते हैं, सबसे पहले राजस्थान में 1857 का संग्राम की बातें करेंगे। देखो, बात करें 1857 के संग्राम से पहले कुछ बातें अपन पढ़ लेते हैं। देखो, उस समय क्या हुआ आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंतर्गत 1857 की क्रांति हुई है। तो उस समय भारत में 1857 की क्रांति के दौरान भारत का एक शासक था, उत्तर मुगल शासक। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर मुगल शासकों के दौरान, यानी कि जो उत्तर मुगल शासक रहे थे, उत्तर मुगल शासक, इन उत्तर मुगल शासकों का जो टाइम पीरियड था, उत्तर मुगल शासकों का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो यहां आपको पता है 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी का जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो कितना है, यहां पर उत्तर मुगल शासकों का टाइम पीरियड है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस दौरान कई उत्तर मुगल शासक क्या बने हैं, यहां पर भारत में शासक बने हैं, जिसमें से मैं बात करता हूं। यहाँ शाह आलम प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम है, शाह आलम द्वितीय है, मोहम्मद शाह रंगीला, फरूख शियरा, यहां पर बहादुर शाह द्वितीय है, जो यहां पर अंतिम उत्तर मुगल शासक था, जो भारत का बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जो द्वितीय था, ये उस समय दिल्ली का शासक था। कहां का शासक था? दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कहां का शासक था? ये दिल्ली का शासक था, ये ध्यान रखना। उसी समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1857 की क्रांति के दौरान था, वो लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखना। मैं कुछ चीजें और यहां जो बता दूं, तो आपको पता, इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल जो था 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत आए थे, जिन्हें भारत में रेलवे का जनक भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले बंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेल चलाई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। उसी दौरान मैं बात करूं तो आपको पता है, यहां पर 1856 ईस्वी में यह वापस चले गए, और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, जिन्होंने 1861 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, जिसका पहला अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। यह अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बार सर्वेक्षण किया था, एक 1853 ईस्वी में और एक 1856 ईस्वी में। जो इससे संबंधित जो बातें थी मैंने आपके सामने की है। उसी समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। उस समय इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री था, पार्मेस्टेन। क्या नाम था उसका? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पार्मेस्टेन था। तो ये ध्यान रखना। थोड़ी सी चीजें आपको मैं बता देता हूं। उस समय जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो यहां पर क्रांति के रूप में जो यहां पर संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया था, वो था कमल का फूल और रोटी। आपको बता दूं, यहां कमल का फूल एक मित्रता को व्यक्त करता था, क्योंकि उस समय जो सेना की जो छावनियां होती थी, उन सेना की छावनियों में सैनिकों के बीच में कमल के फूल देकर के मित्रता प्रकट की गई, तथा उससे उन सैनिकों को यह पता लग गया कि यहां पर क्रांति में भाग लेना, लेकिन अंग्रेज इसको समझ नहीं पाए। और रोटी इसलिए रखी गई क्योंकि यहां पर जो मांगने वाले थे वो घर घर जाकर के रोटी मांगते थे, इसलिए यहां पर वो लोग समझ गए कि यहां पर इस रोटी का माध्यम यही है कि अपने को क्रांति में भाग लेना है। तो इस दौरान ये प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। उस समय भारत में एक गवर्नर जनरल होता था। उसके दौरान गवर्नर जनरल की मैं बात करूं तो यहां गवर्नर जनरल के दौरान
1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत शासन अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत एक नया पद बना था भारतीय राज्य सचिव। चार्ल्स वुड पहला सचिव था, लेकिन 1858 अधिनियम पारित होने के बाद में लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला सचिव बना था। ये ध्यान रखना, भारत का मतलब अधिनियम पारित होने के बाद सचिव बना था, वैसे लॉर्ड चार्ल्स वुड जो पहला सचिव था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तथा उसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके क्या किया गया था, वायसराय किया गया था। लेकिन इन्हीं के अधीन आपको पता है यहाँ पर गवर्नर जनरल के अधीन एक एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन पॉलिटिकल एजेंट होता था। इस प्रकार सिस्टम एक क्रमबद्ध तरीके से होता था, लेकिन इन पदों पर अंग्रेज अफसर ही होते थे। तो उस समय में बात करता हूं, राजस्थान का जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। उस दौरान में बात करता हूं, देखो 1857 का जब संग्राम शुरू हुआ, चाहे भारत में हो चाहे किसी भी राज्य में हो, तो यहां आपको पता है दो तरीके से, दो नहीं कई तरीके हो यहां थे, लेकिन यहां पर ज्यादातर भारत के जो राजा थे, और यहां भारत में आपको पता 565 देशी रियासतों के राजा शासन करते थे भारत के अंतर्गत, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर उस समय लॉर्ड वेलेस्ली ने साइक संधि लेकर के आया था, और इस साइक संधि के माध्यम से भारत में और राजस्थान में सर्वाधिक राजाओं को संधि पत्र पर क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा, यह ध्यान रखना। मैं बात कर लेता हूं, देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले भारत में। तो भारत में साइक संधि पर जो साइन किया था वो हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में किया था। उसके बाद में तंजौर था यहां पर 1700 बात करता हूं यहां पर 1799 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर था 1799 ईस्वी में। उसके बाद में तंजौर था। उसके बाद में यहां पर मैं बात करता हूं हम तंग हुए, है ना। उसके बाद में हम तंग हुए, ऐसे करके मतलब अप हुए, यानी कि अवध उसके बाद में था, फिर पेशवा था। इस प्रकार के भोंसले और सिंधिया इस प्रकार के राजाओं ने, क्षेत्रों ने क्या किया, संधि पत्र पर साइन किया। लेकिन राजस्थान में भी ऐसे संधि पत्रों पर साइन किया गया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां, यानी कि उनके अधीन रह करके उनसे सहायता लेकर के भी संधियां, आर्थिक सहायता प्रदान करके भी उनसे संधियां की गई थी। तो इस प्रकार से 2 संधियां हुई थी। तो बात करता हूं साइक संधि के माध्यम में राजस्थान की। तो यहां पर साइक संधि के दौरान यहां पर जो एजेंट था, कौन था उस समय यहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो यहां पर पैट्रिक लॉरेंस था। लेकिन यहां पर एजेंट जो था वो कौन था यहां पर, तो लॉर्ड वेलेस्ली यहां पर उस समय था। प्रथम जो रियासत थी, जो प्रथम रियासत वो भरतपुर थी। और इस रियासत ने कब हस्ताक्षर किया गया संधि पर, तो सितंबर 1830 ईस्वी में संधि पत्र पर साइन किया गया। उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो रणजीत सिंह भरतपुर का शासक रहा था। कौन था? रणजीत सिंह। साइक संधि पर पहले राजस्थान में साइन किया गया, तो यहाँ पर रणजीत सिंह ने किया गया था, जो भरतपुर का शासक था। सितंबर 1803 ईस्वी में क्या किया था, यहाँ अधिक कहने का मतलब संधि पत्र पर साइन किया गया था। और दूसरी रियासत कौन थी, तो दूसरी रियासत अलवर थी। और इसने भी नवंबर 1803 ईस्वी में क्या किया था, साइन किया गया था। वहां का अलवर का शासक बख्तावर सिंह था। कौन था? बख्तावर सिंह। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूं थोड़ा सा आश्रित पार्थक नीति की संधियां। आश्रित पार्थक नीति की संधियों के दौरान ये जो लेकर के आया था, उस समय कौन लेकर के आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर के आया था, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली। और आपको पता लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था, ये साइक संधि लेकर के आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान के साथ संधि पत्र पर साइन करवाने वाला कौन था, तो चार्ल्स मेटकाफ था। प्रथम रियासत कौन थी जिसने आश्रित पार्थक्य नीति के माध्यम से साइन किया था, तो यहाँ पर करौली थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसने कब साइन किया, तो 9 नवंबर 1817 ईस्वी के अंतर्गत साइन किया था। यहाँ का शासक कौन था, तो हरबख्शपाल सिंह था, ये ध्यान रखना। अंतिम रियासत की मैं बात करता हूं, तो अंतिम रियासत कौन थी, सिरोही थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कब किया गया, तो 11 सितंबर 1823 ईस्वी में किया गया था। शासक की बात करता हूं, तो शासक कौन था, शिव सिंह था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना सा।
ये चीजें आपको ध्यान में रखने की पड़ेगी, हर बार ये एग्जाम में आते हैं। तो सहायक संधि के माध्यम से उस समय सहायक संधि लेकर के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम रियासत कौन थी? तो भरतपुर थी। कब साइन किया? तो सितंबर 1803 ईस्वी में किया गया था। भरतपुर का शासक कौन था? तो रणजीत सिंह था। दूसरी रियासत कौन थी? तो अलवर थी। कब किया गया? तो नवंबर 1803 ईस्वी में किया गया। शासक कौन था? तो बख्तावर सिंह था। यह ध्यान रखना, दूसरी रियासत अलवर थी। नवंबर 1803 ईस्वी में किया था, शासक बख्तावर सिंह था। आश्रित पार्थ की नीति की संधियों के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां गवर्नर जनरल के समय यह आई थी। उस समय राजस्थान के साथ जो समय यहां पर इसके माध्यम से संधियां कराने वाला चार्ल्स मेडकॉफ था। प्रथम रियासत करौली थी। कब किया? करौली ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी में किया था। शासक हरबख्शपाल सिंह था। अंतिम रियासत सिरोही थी। कब किया इसने? 11 सितंबर 1823 ईस्वी में। शासक शिव सिंह था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके आगे की बात करता हूं तो देखो, पूर्ण शर्तें रख करके सहित पूर्ण शर्तों के माध्यम से जिनको अंग्रेजों को मानना पड़ा, उन्होंने पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली रियासत थी कौन सी? कोटा थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस कोटा रियासत ने पूर्ण शर्तों सहित संधि कब की गई? तो 26 दिसंबर यहां पर 1817 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक महाराव उम्मेद सिंह प्रथम था। ये ध्यान रखना है ना। तो पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली रियासत कोटा कब की? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को की गई। उस समय यहाँ कोटा का शासक कौन था? तो महाराव उम्मेद सिंह प्रथम था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो यहां पर जो संधियां होती थी, संधियां आपको पता राजाओं और अंग्रेजों के मध्य ही होती थी, क्योंकि राजाओं से ही तो अंग्रेज संधि करते थे। लेकिन ये राजा संधियां करते क्यों थे? तो ये देखो, आपको पता है उस समय जो मराठा थे, जो दक्षिण क्षेत्र में शासक रहे थे मराठा, और जो पिंडारी थे, इन पिंडारियों से बचने के लिए, क्योंकि ये मराठा और पिंडारी किसी भी राजा के साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे पूरी यहां पर धन दौलत को लूट लेते थे, उनकी बस्तियों नगरों को आग लगा देते थे। इनसे बचने के लिए ये राजा क्या करते थे? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करते थे। अंग्रेज इन्हें सिर्फ सैन्य सहायता का प्रलोभन देते थे, लेकिन उसके बदले इनका सारा खर्चा राजाओं को उठाना पड़ता था, तथा राजा हर साल इनको कर भेजते थे। ये सबसे ज्यादा इस बात को राजा समझ ही नहीं पाए और अंग्रेज मजबूत बनते गए और सर्वाधिक राजा संधि पत्र के माध्यम से उनके अधीन चले गए। ये सबसे बड़ी कमी रही थी। तो देखो अंग्रेजों ने इस, चाहे राजस्थान की मैं बात करूं चाहे भारत की बात करूं, तो अगर राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं 1857 का संग्राम, तो मैं बात करता हूं राजस्थान की। अंग्रेजों ने राजस्थान में प्रशासन चलाने के लिए एक राजपूताना रेजिडेंसी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके माध्यम से राजस्थान के राजपूताना के जो शासक रहे थे उनसे संधि पत्र पर क्या करवा लिया? इन्होंने साइन करवा लिया गया था, जो सिर्फ राजपूताना रेजिडेंसी अंग्रेजों के अधीन काम करती थी। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति किन किन के बीच होती थी? तो राजाओं और अंग्रेजों के मध्य होती थी। क्रांति का कारण क्या रहा था? तो मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए राजस्थान में क्रांतियों का कारण रहा था। इसको अंग्रेज प्रशासन चलाने के लिए राजस्थान में किसका गठन किया गया था? तो राजपूताना रेजिडेंसी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो यहां यह ध्यान रखना, इस रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। यह ध्यान रखना। इसका प्रथम मुख्यालय जो खोला गया था वो कहां पर खोला गया था? अजमेर में ही खोला गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में क्या हुआ? इसका जो मुख्यालय था वो मुख्यालय 1845 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय बदल दिया गया और बदल करके कहां पर किया गया? तो माउंट आबू सिरोही में किया गया था। यह ध्यान रखना है ना। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना यह समझ लेना 1832 ईस्वी में किया गया था और यहां पर इसका पहला मुख्यालय अजमेर में खोला गया था। उसके बाद में इसके मुख्यालय को बदल दिया गया 1845 ईस्वी में और मुख्यालय बदल करके कहां पर कर दिया गया? माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में बात करूं तो देखो राजपूताना रेजिडेंसी की बात कर लेता हूं। तो राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें तो देखो एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करता हूं, क्योंकि उस समय यहां गवर्नर जनरल के अधीन जो एजेंट टू गवर्नर जनरल काम करता था, जो उस समय राजस्थान का अधिकारी यही होता था।
बात करूं पहला एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बना था, तो अब्राहम लोकेट बना था। कौन बना था, अब्राहम लोकेट बना था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बना था। कौन बना था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये समझना, प्रथम एजीजी अब्राहम लोकेट था, लेकिन 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या बना था, यहां पर एजीजी बना था। यह भी ध्यान रखो कि इस एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन एक पॉलिटिकल एजेंट होता था। क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट होता था। यह ध्यान रखना। इसका संबंध सेठ साहूकारों जमींदारों के साथ किसानों से डायरेक्ट होता था। यह ध्यान रखना। और ये सारा राजस्व और सूचनाएं एजीजी को पहुंचाता था। एजीजी डायरेक्ट गवर्नर जनरल या वायसराय को पहुंचाते थे। यह ध्यान रखना है आपको। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहां पर 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अफसर कौन होता था, तो अधिकारी कौन होता था, तो एजीजी होता था। एजीजी के अधीन कौन होता था, तो एजीजी के अधीन होता था कौन, पॉलिटिकल एजेंट होता था। प्रथम एजीजी अब्राहम लोकेट, 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बना था। यह ध्यान रखना है आपको। यहां राजस्थान में जो रियासतें काम करते थे, उनके जो शासक थे और उनके जो पॉलिटिकल एजेंट बने थे, उनकी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अभी आपको पता सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था, ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था, उसमें यहीं से क्वेश्चन आया था। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यह ध्यान रखना, चाहे रटना क्यों ना पड़े, लेकिन आपको यह पढ़ना ही पड़ेगा और धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाती है। तो मेवाड़ की मैं बात करता हूं। मेवाड़ एक रियासत थी और मेवाड़ का एक शासक था स्वरूप सिंह, जिसका रूप हो सुंदर लोग कहां के होते हैं, मेवाड़ के, है ना। तो यहां का शासक कौन था, स्वरूप सिंह, जिसका स्वयं का रूप ऐसा हो जैसे शेर का रूप होता है, वैसे स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था। लेकिन ये देखो आप, जहां पर सारा वहीं का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स था। कौन था, मेजर सावर्स। मैं बात करता हूं मारवाड़ की बात करता हूं, तो मारवाड़ का शासक कौन, तख्त सिंह था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेक मोशन था। कौन था, मेक मोशन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मैं बात करता हूं कोटा की बात करूं, तो कोटा का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय था। और यहाँ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन बना था, तो मेजर बर्टन बना था। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखो। उसके बाद में मैं बात करता हूं जयपुर रियासत की, और जयपुर रियासत का शासक कौन था, तो सवाई राम सिंह द्वितीय ही था। यह सवाई था, कोटा का राम सिंह द्वितीय था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सवाई राम सिंह द्वितीय था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर ईडन था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो भरतपुर का कौन था, तो भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मोरिसन था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन था पॉलिटिकल एजेंट, मोरिसन था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार और बता दूं तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स है। मारवाड़ का तख्त सिंह है और उसका पॉलिटिकल एजेंट मेकमोशन है। कोटा का राम सिंह द्वितीय है और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन है। और यहां बात करूं तो जयपुर का सवाई राम सिंह द्वितीय है और पॉलिटिकल एजेंट जो है मेजर ईडन है। और भरतपुर की बात करूं तो जसवंत सिंह है और पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन है। ये थोड़ा सा देखते हैं, इसके आगे की ओर बात करते हैं। मैं बात करता हूं, देखो सेना का एक भर्ती अधिनियम चलता था, 1856 अधिनियम था, सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी। उस समय यह अधिनियम लेकर के कौन आया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह अधिनियम लेकर के आया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसमें कई नियम बनाए गए थे। यह अधिनियम के अंतर्गत कई नियम बनाए गए थे और नियमों के माध्यम से भारतीय सैनिकों को क्या बना दिया गया, एक तरीके से गुलाम और पाबंद बना दिया गया था। यह अंग्रेजों के फायदेमंद थे। देखो आपको पता है अंग्रेजों की पॉलिसी एक ही थी कि भारत में सिर्फ शासन करो, तो फूट डालो और राज करो। उनकी एक सबसे बड़ा जो पॉलिसी थी वो यही थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, बस भारत में, और भारत में शासन अंग्रेजों ने किया क्यों है, ये भारतीयों की ही देन है, क्योंकि अपने में फूट पड़ी है और उनके दौरान अपने अंग्रेजों को सपोर्ट करते रहे और अंग्रेज जब तक सपोर्ट मिलता रहा शासन करते रहे। जो आवाज उठाते थे, जो अपना सपोर्ट कर रहा उनका सहयोग लेते और उसी पर आक्रमण करके उसे बेदखल कर दिया जाता था, उसे शोषण कर दिया जाता था, उसे आजीवन कारावास की सजा, मृत्युदंड की सजा दे दी जाती थी। ऐसे अन्याय भारत के अंतर्गत या राजस्थान के जनता को देखना पड़ता था।
तो इसी दौरान देखो सेना भर्ती अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया था और इसने भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर के युद्ध करेंगे ऐसा इसमें शर्त रख दी गई। आप बताओ, जब ऐसा अधिनियम लेकर के अंग्रेज आ रहे हैं तो भारतीय सैनिक भारत में ही सेवा करने के लिए बने थे। भारत से बाहर चाहे अंग्रेजों का चाइना के साथ युद्ध हो, यहां पर फ्रांस के साथ युद्ध हो, जर्मनी के साथ युद्ध हो, रूस के साथ युद्ध हो, क्या भारतीय सैनिक वहां पर भी जाएंगे? और भारतीय सैनिक अगर चले भी जाते हैं ना, तो आपको पता भारतीय सैनिकों को यहां युद्ध के लिए आगे खड़ा किया जाता था, उसके बाद यूरोपीय अंग्रेज सैनिक पीछे होते थे। इतने में तो भारतीय सैनिक मारे जाते थे, उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता था, उनकी डेड बॉडी जो होती थी वो घर तक नहीं पहुंच पाती थी। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था, 9 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को तो 60 से 70 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इसके अलावा अंग्रेजों को तो महंगाई भत्ता भी मिलता था, यात्रा भत्ता भी मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। तो यहां पर भारतीय सैनिकों का तो जगह जगह शोषण हो रहा था। यहां पर आपको पता है कि भारत में जब पहले सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी, लेकिन यहां पर 1854 का डाकघर अधिनियम लेकर के आए और निःशुल्क डाक सेवा को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब भारतीय सैनिक अपने परिवार के हालचाल पूछ भी नहीं सकते थे, कोई संदेश उनकी हारी बीमारी का वो भेज भी नहीं सकते थे, हालचाल पूछ भी नहीं सकते थे। तो ये इतना अन्याय भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था, उनका धर्म भी भ्रष्ट किया जा रहा था। क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो भारत में जो ये राइफल प्रयोग लेते थे या चाहे कारतूस प्रयोग में लेते थे, यहाँ पर एनफील्ड राइफल भी प्रयोग लेते थे, ब्राउन बेस नामक राइफल भी प्रयोग लेते थे, इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगाते थे। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और सुअर को मुसलमान अपवित्र मानते थे, जिनसे इनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा था। इसके कारण यहाँ पर इनके साथ तो अन्याय हो रहा था, इनको कई वर्षों तक घर नहीं भेजा जाता था, इसलिए इनका जो विवाह हो जाता था, इनके माता पिता बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, उनका जो डेली जो काम करना होता था वो सारे काम नहीं कर पाते थे, इनकी पत्नियों के साथ इनके संबंध बिगड़ जाते थे, तलाक हो जाते थे, इसलिए इनका समाज भी प्रभावित हो रहा था। तो यहाँ पर अन्याय अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा था। तो एक नियम ये था सेना भर्ती अधिनियम 1856 में कि भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर के युद्ध करेंगे। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एक एनफील्ड राइफल का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। मैं बता देता हूं, देखो आप, जो एनफील्ड राइफल है इसको सेना में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया? सेना में शामिल किया। किसमें शामिल किया रे भाई? सेना में शामिल किया। अब सेना में शामिल कब किया, ये देखो कि कब किया गया सेना में शामिल। तो इसे सेना में शामिल किया गया था जनवरी 1857 ईस्वी में। कब शामिल किया गया? जनवरी 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को क्या किया गया था? शामिल किया गया था, यह ध्यान रखना। उसी समय देखो मैं बात करता हूं, ये जब एनफील्ड राइफल आए थे तो उस समय यहां भारत में एक बटालियन काम करती थी जिसका नाम था यह 34वीं बटालियन। कौन सी बटालियन थी? 34वीं बटालियन। ध्यान रखना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी। क्या काम करती थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सी इन्फेंट्री काम करती थी? 34वीं इन्फेंट्री काम करती थी। और उस समय यह 34वीं इन्फेंट्री जो थी ये बैरकपुर की छावनी में काम करती थी। और बैरकपुर की छावनी कहां पर पड़ती थी? कलकत्ता में। और कलकत्ता कहां पर पड़ता था? बंगाल में। उस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे इस नेटिव इन्फेंट्री का प्रमुख था। और इस दौरान यहां पर ये जो राइफल एनफील्ड आई थी इसको भारतीय सैनिकों को अंग्रेज प्रयोग में लेकर के इसे सिखाना चाहते थे, लेकिन यहां पर मंगल पांडे को भी पता नहीं था। 29 मार्च 1857 ईस्वी की बातें थी। कब की बातें थी ये? 29 मार्च 1857 ईस्वी की बातें थी। और यहां पर उसी समय जब एनफील्ड राइफल को प्रयोग लेने के लिए जब इन सैनिकों को मंगल पांडे के नेतृत्व में मैदान में ले जाया गया और यहां पर मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? यहां पर राइफल सौंप दी गई। राइफल सौंपी तो उसे कहा गया कि तुम इसको प्रयोग में लेने से पहले जो इसके ऊपर कोर्क लगा हुआ है ना, अब कोर्क तो एक माध्यम था लेकिन उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, सीधी बात ये थी। लेकिन अंग्रेज कह नहीं सकते थे, उसको कोर्क ही कहते थे। तो यहां पर उसको कोर्क को काटा और उसके बाद में प्रयोग लो और निशाना साधो। तो यहां पर जब उसे कोर्क को काटा गया तो उस पर गाय और सुअर की उसको बदबू आ गई। मंगल पांडे इससे भड़क गया और उसने उसी समय
सामने निशाना न साध करके जो पास में लेफ्टिनेंट अंग्रेज अफसर जो था लेफ्टिनेंट बाख और ह्यूजन, दोनों को गोली मार दी। और एक अंग्रेज अधिकारी और था, सैनिक, अंग्रेज सैनिक था, हियर्से को भी गोली मार दी गई, लेकिन इस गोली में हियर्से घायल हो गया और ह्यूजन और बाख की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखना, जिसके कारण इसे मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन फांसी की सजा तो दी गई, लेकिन इसके बाद में ये जो विद्रोह था ये क्रांति का रूप ले लिया गया। और उस दौरान क्रांति का रूप लेने के दौरान यहां पर यह खबर कहां पर पहुंच गई, मेरठ की छावनी में। और मेरठ कहां पर पड़ता, उत्तर प्रदेश में। मेरठ में ये छावनी में ये चिंगारी पहुंच गए और उस समय मेरठ के अंतर्गत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक क्या करते थे, काम करते थे। और इस समय यहां पर एक अंग्रेज अफसर था हेविट के यहां पर अंग्रेज अफसर होने के दौरान इन सैनिकों ने हेविट पर अधिकार कर दिया गया और हेविट को यहां पर क्या करना पड़ा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तथा भारतीय सैनिकों ने, जो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कैद कर रखा था, उन सबको जेल में से छुड़ाया गया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए कहां पर रवाना हो गए, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और इसी दौरान यहां पर इसके बाद में राजस्थान में भी चिंगारी पहुंच गई और 28 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहले नसीराबाद की छावनी अजमेर में ये क्या हुई, चिंगारी पहुंची। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में भी 1857 के संग्राम के समय में 6 सैनिक छावनियां क्या करती थी, काम करती थी। ये ध्यान रखना। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन सी थी, ये भी थोड़ा सा देख लो, मैं बता देता हूं आपको। यहां पहले सैनिक छावनी है नसीराबाद, और नसीराबाद की छावनी कहां पर पड़ती है, अजमेर में। यह सबसे बड़ी छावनी थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी सैनिक छावनी है देवली टोंक, और ना तो सबसे बड़ी तो कौन सी है, नसीराबाद अजमेर वाली सबसे बड़ी छावनी है। थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, तो नसीराबाद अजमेर है। बात करता हूं उसके बाद में देवली टोंक है, जो सबसे छोटी सैनिक छावनी रही थी, ये आपको भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं एरिनपुरा, और एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी है वो पाली में पड़ती है और ये मारवाड़ रियासत के अधीन आती थी। और मैं बता दूं, मैं एरिनपुरा की सैनिक छावनी जो पाली में पड़ती है, इसमें सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। क्या हुए थे, इसमें सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन ने 1, 2, 3 सैनिक छावनियां पढ़ी है। इसके अलावा जो सैनिक छावनी आती है वो थी नीमच, मध्य प्रदेश में चली गई है वर्तमान में। पहले ये राजस्थान राज्य में ही आती थी, ये सीमांत छावनी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आजकल राजस्थान से ये बाहर है, नीमच, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करता हूं ब्यावर की जो सैनिक छावनी है अजमेर में है। यहां पर इस दौरान मेरों की छावनी के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि यहां पर मेर जनजाति निवास करते थे इस ब्यावर में, ध्यान रखना। और मेरों का इस पर क्या था, अधिकार था। उसके बाद में मैं बात करता हूं खेरवाड़ा, उदयपुर में पड़ती है। इसे भीलों की छावनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीलों का ज्यादा, भील जो सैनिक थे वो इसमें ज्यादा शामिल थे, ये ध्यान रखना। ब्यावर की सैनिक छावनी में मेरजन नामक जाति निवास करती थी। लेकिन ये जो राजस्थान में से 6 सैनिक छावनियां थी, उनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर वाली जिसमें मेरों की छावनी, मेरों का अधिकार था, और यहाँ पर खेरवाड़ा जो उदयपुर की छावनी है उसमें जो भीलों का अधिकार था। इसने 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो, पहली सैनिक छावनी नसीराबाद अजमेर है, सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। दूसरी देवली टोंक है, सबसे छोटी सैनिक छावनी है। तीसरी एरिनपुरा पाली है, जो मारवाड़ रियासत के अधीन आती थी, सबसे ज्यादा विद्रोह यहीं पर हुआ था, ये ध्यान रखना। उसके बाद नीमच मध्य प्रदेश की बात करता हूं, सीमांत छावनी है जो वर्तमान राज्य से बाहर है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ब्यावर अजमेर में जो मेरों की छावनी है। उसके बाद में बात करता हूं खेरवाड़ा जो उदयपुर में भीलों की छावनी है, ये ध्यान रखना। तो ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 के विद्रोह में क्या नहीं किया था, भाग नहीं लिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
मैं बात करता हूं राज्य में सैनिक टुकड़ियां भी काम करती थी। देखो राज्य में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां काम करती थी, देखो एक इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखो 1857 की क्रांति के संग्राम का तात्कालिक कारणों में अपने सैनिक छावनियां और टुकड़ियों की बात कर रहे हैं। देखो एक सैनिक टुकड़ी है, कौन सी है, शेखावाटी की मैं बात करूं, किसकी बात करता हूं, शेखावाटी ब्रिगेड की बात करता हूं। देखो ये ब्रिगेडें बनाई गई थी, ये भारत में जो 1857 की क्रांति में जो भाग ले रहे थे राजस्थान के जो लोग थे, उन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1835 ईस्वी में झुंझुनू में की गई थी, ये ध्यान रखना। उसके दौरान मैं बात करता हूं, एक है जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय एरनपुरा पाली को बनाया गया था, यह ध्यान रखना। पाली क्षेत्र में जोधपुर लीजियन का काम करती थी, जहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुए हैं, यह ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी है वो नसीराबाद अजमेर है, सबसे छोटी जो है वो देवली टोंक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान से बाहर की जो सैनिक छावनी है वो नीमच मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पता है कि ब्यावर अजमेर की छावनी भी है, और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए खेरवाड़ा अजमेर की सैनिक छावनी भी काम करती है। लेकिन इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में क्रांति में भाग नहीं लिया था। उसके अलावा मैं बात करता हूं मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना 1841 ईस्वी में की गई है, यह ध्यान रखना। मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, तो खेरवाड़ा में बनाया गया था। ब्यावर के अंतर्गत मेरों का बाहुल्य था, मेर सैनिक ज्यादा थे, और खेरवाड़ा में भील सैनिक ज्यादा थे, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखो। उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो 1857 के विद्रोह की मैं बात करता हूं। मैंने अभी भी कहा था आपसे कि 10 मई को सबसे पहले भारत में 10 मई में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो 10 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहले मेरठ की छावनी से हुई थी। तो ये ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी भारत में। क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ना, वो शुरुआत कहां से हुई थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआत भारत में हुई थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राजस्थान में यहां पर हुई थी, भारत ऊपर लिखा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में भारत में विद्रोह की शुरुआत नहीं हुई रही है, क्रांति की शुरुआत हुई है, ध्यान रखना ना। क्रांति की शुरुआत हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो विद्रोह की नहीं हुई है, क्रांति की शुरुआत हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं राजस्थान में। तो राजस्थान में कब हुई है, 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद अजमेर से हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं इस दौरान, देखो यहां पर जो राजस्थान में जो क्रांति हुई है, उस क्रांति की जो सूचना थी वो राज्य के एजीजी के पास पहुंचानी पड़ती थी। और उस समय आपको पता है एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जो 19 मई 1857 ईस्वी को उसको क्या मिली थी, इसकी सूचना मिली थी। ध्यान रखना कि राजस्थान में भी 28 मई को जो नसीराबाद में सूचना पहुंची थी, उसकी सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 ईस्वी को ही मिल गई थी। उसके बाद में यहां विद्रोह हो गया था, यह ध्यान रखना। यह सूचना कौन से पूछी थी, तो 10 मई वाली सूचना सिर्फ 19 मई को पहुंची थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नसीराबाद का विद्रोह की बात करें तो देखो आपको पता, मैंने बताया था नसीराबाद की छावनी अजमेर में पड़ती है, और यहां पर 28 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहले यहां पर क्रांति का बिगुल बजा था, यह ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे पहले यहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रांति की शुरुआत जो हुई है वो यहीं से हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विद्रोह भी बोल दो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर विद्रोह तो होते रहते हैं, पहले भी हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्रांति इसी समय हुई थी। उस समय क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, बख्तावर सिंह था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर नसीराबाद की सैनिक छावनी में जो सैन्य टुकड़ी काम करती थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे की बात करता हूं तो देखो यहां पर नसीराबाद की सैनिक छावनी में जो अंग्रेज अफसर थे वो उड व न्यूबरी थे, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, यहां पर नसीराबाद की सैनिक छावनियों को यहां पर दबाने के लिए, यहां की जनता को दबाने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया गया था उससे यहां की जनता और भी ज्यादा बढ़ गई, और इस दौरान यहां पर उस जनता ने यहाँ पर इन उड और न्यूबरी को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। और इस घटना से यहाँ पर पेन्नी को दिल का दौरा पड़ा और उससे वो क्या हुआ, मारा गया।
बात करता हूं यहां पर देखो, एक अधिकारी और था मेजर प्रिचार्ड, इसने अंग्रेज परिवार को लेकर के ब्यावर चला गया था। एक अंग्रेज अफसर था, इस घटना को देखते हुए ये जब मारे गए तो मारे जाने के दौरान इसने अंग्रेज परिवार को लेकर के कहां पर चले गए, ब्यावर अजमेर में चले गए। और यहां पर ब्यावर अजमेर में ले जाने वाला कौन था, मेजर प्रिचार्ड था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। और ब्यावर में कौन सी सेना की टुकड़ी काम करती थी, तो नेटिव इन्फेंट्री 30 काम करती थी, ये ध्यान रखना। नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी, ब्यावर अजमेर में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी, ये ध्यान रखना। भरतपुर में भी विद्रोह हुआ है, ये ध्यान रखना। तो भरतपुर के विद्रोह की मैं बात करूं तो देखो, भरतपुर का विद्रोह कब हुआ है, तो 31 मई 1857 ईस्वी को हुआ है। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, जो नाबालिग शासक बना था। भरतपुर का शासक कौन था, जसवंत सिंह था, लेकिन नाबालिग शासक बना था, यह ध्यान रखना। उसके दौरान यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट किसको नियुक्त किया गया था, तो मॉरिसन को नियुक्त किया गया था, यह ध्यान रखना। इस मॉरिसन ने भरतपुर के सैनिकों को कहां पर भेज दिया गया था, दौसा भेज दिया गया था, यह ध्यान रखना। उसी दौरान यहाँ पर भरतपुर के सैनिकों को जब दौसा भेजा गया तो आपको पता है यहाँ पर गुर्जर और मेव जाति ने विद्रोह कर दिया था, उसको दबाने के लिए यहाँ पर इन्होंने दबाया। लेकिन मॉरिसन यहाँ से कहां भाग गया, आगरा भाग गया, क्योंकि ये गुर्जर और मेव जाति ने क्या कर दिया, यहाँ पर मॉरिसन को मारने के लिए पीछे पड़ गए, अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा और मॉरिसन अपनी जान बचा करके कहां भाग गया, आगरा भाग गया था, पास के क्षेत्रों में भाग गया था। नीमच के विद्रोह की भी बात करूं तो देखो, नीमच की बात करता हूं तो यहां पर ये सीमांत छावनी है। कौन सी छावनी है ये, वैसे देखा जाए तो सीमांत छावनी है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं बात करता हूं ये जो नीमच का क्षेत्र है ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं नीमच में विद्रोह कब हुआ, तो 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना। उसके दौरान मैं बात करता हूं अंग्रेज अधिकारी की बात करता हूं तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल एबोट था, ये ध्यान रखना। मैं बात करूं प्रमुख नेता की बात करता हूं तो मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह था। कौन था, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह प्रमुख अधिकारी था, ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर इनके नेतृत्व में एबोट को गोली मार दी गई और यहां से अंग्रेज जो थे, अंग्रेज एबोट को तो गोली मार दी गई, लेकिन यहां पर नीमच से कहां पर भाग गए अंग्रेज, 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण देना पड़ा था। यहां पर क्या करना पड़ा था, यहां पर डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में क्या करना पड़ा, यहां पर नीमच का जो राजा था, शासक था, उसने क्या करना पड़ा, यहां पर चित्तौड़गढ़ में शरण देनी पड़ी। लेकिन इसके पीछे भी यहां पर भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो पीछे लग गए थे, ये ध्यान रखना। मेजर सावर्स जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवार को जगमंदिर पिछोला जेल में ठहराया गया था, जो उस समय उदयपुर में है, आजकल उदयपुर में चला गया। तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था और वहां का शासक कौन था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था। इस स्वरूप सिंह ने मेजर सावर्स के कहने पर अंग्रेज परिवार को जगमंदिर पड़ता वहां पर पिछोला जेल में बना हुआ है और उसके अंतर्गत इसने क्या कर दिया था, अंग्रेज परिवार को ठहरा दिया था, ये ध्यान रखना। उसके दौरान मैं बात करता हूं तो देखो नीमच के छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो यहां से रवाना होकर के उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए 5 जून 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली की ओर रवाना हुए और वहां पर 5 जून 1857 ईस्वी को वो कहां पर आ गए, देवली आ गए और देवली आकर के उन्होंने देवली क्षेत्र को क्या किया गया, लूटा गया, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। उसी दौरान मैं बात करता हूं एरिनपुरा छावनी के अंतर्गत, तो यहां मैं बात करता हूं, देखो आपको पता है एरिनपुरा पाली क्षेत्र में पड़ती है। आपको पता कहां पर पड़ती है, ये पाली क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ की एक रियासत है, मारवाड़ रियासत का ही एक तरीके से ये क्या था, भाग था, यानी कि पाली पहले मारवाड़ क्षेत्र में आती थी, उसी रियासत का एक भाग था। यहां पर आपको पता एरिनपुरा सैनिक छावनी में जोधपुर लीजियन काम करती थी। कौन सी लीजियन काम करती थी, जोधपुर लीजियन काम करती थी। और यहाँ के सैनिकों को क्या कहा जाता था, पूर्बिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्बिया के नाम से जाना जाता था। मैं बात करता हूं यहाँ पर देखो, यहां पर क्रांति एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह कब हुआ, तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और इस समय राजस्थान के जो आंदोलनकारी थे, मोती खां थे, शीतल प्रसाद और तिलक राम इस समय क्या थे, प्रमुख नेता थे एरिनपुरा सैनिक छावनी में।
और इसी समय यहाँ के जो भारत जो सैनिक थे, जो आंदोलनकारी थे, वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए कहां पर पहुंच गए, यहां से एरनपुरा पाली से होते हुए क्या किया, यहां पर उस समय दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन उसी समय माउंट आबू सिरोही के जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, विद्रोह किया गया और इन एरनपुरा के सैनिक छावनियों का सहयोग किया, इनमें मिल गए। उसी समय यहाँ पर इन्होंने मिलकर के एजीजी जो था उस समय पैट्रिक लॉरेंस, उस पैट्रिक लॉरेंस का एक पुत्र था अलेक्जेंडर, उस अलेक्जेंडर को इन सैनिकों ने क्या कर दिया, मार दिया गया। और इस दौरान एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर मारा गया था, यह ध्यान रखना। एरनपुरा के जो सैनिकों के साथ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी आ चुके थे, क्योंकि उस समय एरनपुरा का जो सैनिकों के साथ जो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनके साथ मिल गया था, सैनिकों का सपोर्ट करने लगा और मिलकर के ये कहां हुए, दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली की ओर जैसे रवाना हुए, जैसे ये पाली आए, तो पाली में आने के दौरान वहां के शासक ने के साथ और अंग्रेज अफसरों ने मिलकर के इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया, बिथोड़ा का युद्ध, है ना, बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना। और ये बिथोड़ा का युद्ध कहां पर हुआ, पाली में हुआ। कब हुआ, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। किस किस के बीच में लड़ा गया, तो कुशाल सिंह चंपावत के बीच में। और उस समय आपको पता पाली का एक शासक था ओनार सिंह के बीच में, है ना, ओनार सिंह के बीच में यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। हितकोट और कुशल राज ने भी इनका सहयोग किया और इनके बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत का क्या हुआ, विजय हुआ। विजय होने के बाद ये सेना टुकड़ी आगे दिल्ली की ओर बढ़ती रही। और उसी समय यहाँ पर ओनार सिंह, आपको पता है यहाँ पर मेहरानगढ़ जो जोधपुर का है वहां का किलेदार था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, वहां का क्या था, ये किलेदार भी रहा था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में एक युद्ध और लड़ा गया, चेलावास का युद्ध। ये चेलावास का जो युद्ध था एक तरीके से अंग्रेजों के बीच, और यहां पर बात करें कुशाल सिंह चंपावत यानी कि जो राजस्थान के आंदोलनकारी थे उनके बीच में लड़ा गया था। ये चेलावास क्षेत्र जो पड़ता है पाली में पड़ता है। और कब लड़ा गया, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था। उस समय कुशाल सिंह चंपावत है, ये दोनों ध्यान रखना ना। और उस समय अंग्रेज अफसर पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन थे, उनके बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत हुआ। वैसे देखा जाए तो चेलावास के युद्ध को गोरे और कालों का क्या कहा जाता है, युद्ध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उस समय आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया, इस मैकमोसन का शव क्या कर दिया गया, इसको पकड़ करके इसको मार दिया गया और इसके शव को आवा जो पाली में पड़ता है उस आवा के दुर्ग के बाहर क्या कर दिया गया, दुर्ग के किले के बाहर टांग दिया गया, ध्यान रखना। और इस दौरान लॉर्ड कैनिंग ने आवा के विद्रोह को दबाने के लिए क्या कर दिया गया, दिल्ली से एक अंग्रेज अफसर था कर्नल होम्स, उस कर्नल होम्स को क्या किया गया, भेजा गया था, यह ध्यान रखना। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार किया गया और सुगाली माता की मूर्ति को चुरा करके कहां पर ले गए, अजमेर ले गए थे, यह ध्यान रखना। ऐसे देखा जाए तो एरनपुरा के सैनिकों को अंग्रेज अधिकारी गर्रार ने 16 नवंबर 1857 ईस्वी को नारनौल हरियाणा में पराजित कर दिया गया था। क्योंकि ये जो सैनिक थे एरनपुरा के सैनिक, ये हरियाणा से होते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन उसी समय अंग्रेज अफसर यहां पर बीच में आ गया और इनको रोक करके 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में पराजित कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा सुगाली माता की अगर बीच में बातें आ गई तो ध्यान रखना, सुगाली माता की मैं बात कर लेता हूं। सुगाली माता देखो, उस समय आपको पता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की ये कुल देवी रही थी। वैसे देखा जाए तो 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सुगाली माता थी, यहाँ पर इसने अंग्रेजों यानी भारतीय क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, ये ध्यान रखना। इसे 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुगाली माता के 10 सिर थे और 54 हाथ थे, ये ध्यान रखना। वैसे आजकल ये जो सुगाली माता की जो मूर्ति है ना, जो वर्तमान में बांगड़ एक संग्रहालय पाली में पड़ता उसमें रखी हुई है, ये ध्यान रखना ना। इसी समय थोड़ा सा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी बात कर लेता हूं। देखो, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बात करूं तो आवा के ठाकुर रहे थे, आवा पाली में पड़ता है। मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों दोनों को पराजित किया था इसने। मारवाड़ की सेना ने भी अंग्रेजों का सहयोग दिया था और इसने अंग्रेजों को भी पराजित किया था, ये ध्यान रखना। ये वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है जो आवा के पाली के शासक रहे थे। इनका एक भाई था पृथ्वी सिंह, उसने क्या कर दिया था, बाद में इस कुशाल सिंह चंपावत को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो इसने अपने भाई पृथ्वी सिंह को आवा क्षेत्र को सौंप दिया था। और यहां से रवाना होकर के जब इसे कुछ समय के बाद रिहा कर दिया गया तो ये यहाँ पर शरण लेने के लिए वहां से रवाना होकर के कहां पर चले गए, कोठारिया
कोठरिया के रावत जोत सिंह के पास चले गए थे और कोठरिया के रावत जोत सिंह ने इन्हें शरण दिया और उसके बाद में उसके समझाने पर इन्होंने 8 अगस्त 1866 को नीमच क्षेत्र के अंतर्गत वहां से रवाना होकर के अंग्रेजों को क्या कर दिया था, इसने समर्पण कर दिया था, यह ध्यान रखना। और उसके बाद में इनके ऊपर अंग्रेजों ने कई आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों से पूछा कि बताओ मैंने किस अंग्रेज को यहाँ पर गाली दी, किस अंग्रेज को मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हानि पहुंचाई, मुझे ऐसा कोई एक सबूत बता दो। जब इसकी जांच की गई और इसके जांच के तहत टेलर कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत एक भी इसके विपक्ष में कोई सबूत नहीं मिला, तो इसको निर्दोष साबित कर दिया गया और निर्दोष साबित करने के दौरान इसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये उदयपुर में आया और उदयपुर में रहते हुए 1866 ईस्वी में इनकी उदयपुर में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बात करें तो इसके दौरान कोटा के अंतर्गत कोटा की जनता ने भी विद्रोह कर दिया गया था और कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। यहां पर आम जनता ने विद्रोह किया था, जबकि कोटा के शासक ने तो अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, लेकिन यहां पर आम जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, जन विद्रोह के द्वारा किया गया था, जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। यहां पर उस समय जो प्रमुख नेता था वो जयदयाल वकील था पेशे से, और यहां पर मेराब खां यहां पर एक रिसालेदार था, यहां पर ये रिसालेदार था मेराब खां। इन दोनों के नेतृत्व में यहां पर कोटा के अंतर्गत विद्रोह हुआ और उस समय पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों का जो अफसर था वो मेजर बर्टन था, ये ध्यान रखना। लेकिन कोटा का जो शासक था महारावल राम सिंह द्वितीय, ये अंग्रेजों का सहयोगी था। राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष हुआ था जो क्रमबद्ध तरीके से यानी सिस्टम से जो संघर्ष हुआ था वो कौन सा था, कोटा का ही संघर्ष था, यह ध्यान रखना। यहां पर सैनिक टुकड़ियां भवानी व नारायण नाम की सैनिक टुकड़ियां काम करती थी। एक भवानी थी और दूसरी नारायण के नाम से सैनिक टुकड़ियां काम करती थी। राम सिंह द्वितीय को यहाँ की जनता ने क्या किया, राम सिंह द्वितीय को कैद कर लिया और कैद कर दिया गया और जनता के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर सेविट कोटम और डॉक्टर सेडलर की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बर्टन का सिर काटा गया और काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और उसका एक पुत्र, उसका जो पुत्र था फ्रैंक व आर्थर, दो पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर थे, दोनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर मार दिया गया था, यह ध्यान रखना। कोटा पर जनता ने 6 माह तक अधिकार कर लिया गया था और तथा कोटा का जो शासक था महारावल राम सिंह द्वितीय, उसको बंदी बना दिया गया था। तो उसी समय इस कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स आया था और आने के दौरान इस रॉबर्ट्स ने करौली के शासक को पत्र लिखा और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग कर। तो रॉबर्ट्स और मदनपाल जो करौली का शासक था मिलकर के 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया गया और कोटा पर अधिकार करके यहां पर महारावल राम सिंह जो कोटा का शासक रहा था उसको छुड़ाया गया। यहां पर देखो थोड़ा सा, जयदयाल और मेराब खां एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी रहे थे जिनको फांसी हुई थी। ये भी पूछ लेते हैं देखो कई बार कि जो जयदयाल और मेराब खां थे ना, ये मुस्लिम थे, एक ध्यान रखना है ना, मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको भी फांसी हुई थी, ये ध्यान रखना। तो उसी दौरान क्या हुआ, मदनपाल के सहयोग से रॉबर्ट्स ने कोटा पर अधिकार कर लिया, महारावल राम सिंह को छुड़ा दिया गया और इस दौरान मदनपाल को इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अफसरों ने सहयोग के कारणों से उपाधि दी गई GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, और इसे 17 तोपों की क्या दी गई, सलामी भी दी गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने तोपों की सलामी दी गई, 17 तोपों की सलामी दी गई थी। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखने का पड़ेगा। मदनपाल को उपाधि कौन सी प्रदान की गई, GCI की उपाधि प्रदान की गई थी, जो करौली का शासक रहा था, जिसने 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार करने के लिए रॉबर्ट्स का सहयोग किया था, ये ध्यान रखना। और 17 तोपों की सलामी दी गई थी। आपको पता है सर्वाधिक तोपों की सलामी उदयपुर को थी, 19 तोपों की सलामी, ये आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी दौरान मैं बात करता हूं तो धौलपुर में भी विद्रोह हुआ था और धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था वो 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि धौलपुर का एक शासक था भगवंत सिंह और यहां पर जो क्रांतिकारियों का जो नेता बनाया गया था वो देवा गुजर को बनाया गया था, ध्यान रखना। देवा गुजर के नेतृत्व में ही धौलपुर में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना। ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह भी कर दिया था, ग्वालियर के सैनिकों ने भी किया, इंदौर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। और यहाँ का जो देखा जाए
जो शासक था धौलपुर का शासक भगवंत सिंह, उस भगवंत सिंह को बंदी बना लिया गया, क्योंकि भाई ये भी जो था ग्वालियर और इंदौर, उनका भी सपोर्ट मिला और उसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर सैनिकों ने भगवंत सिंह को कैद कर लिया गया। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने पटियाला सैनिकों को धौलपुर भेजा, जो पटियाला क्षेत्र था वहां के सैनिकों को कहां पर भेजा, धौलपुर भेजा गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विद्रोह का दमन किया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी दौरान देखो राजस्थान में विद्रोह कब कब और कहां कहां हुआ, इसकी भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। यहां पर ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो सबसे मैं पहले बात करता हूं 28 मई की बात करता हूं। तो 28 मई को नसीराबाद, और नसीराबाद कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, नसीराबाद में भी विद्रोह किया गया। इसी दौरान मैं बात करता हूं 31 मई को, तो 31 मई को भरतपुर में भी विद्रोह किया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं 3 जून को, तो 3 जून को कहां पर हुआ, तो नीमच में भी विद्रोह हुआ, ये भी ध्यान रखना। मैं बात करता हूं उसके अलावा 5 जून की बात करता हूं, तो 5 जून में कहां पर हुआ, तो देवली में भी विद्रोह हुआ। 9 अगस्त की मैं बात करूं तो 9 अगस्त को कहां पर हुआ, तो अजमेर में भी विद्रोह हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। 21 अगस्त की बात करूं तो 21 अगस्त को एरनपुरा में भी विद्रोह हुआ। 15 अक्टूबर की बात करता हूं तो 15 अक्टूबर को कोटा में हुआ। 27 अक्टूबर की मैं बात करता हूं तो धौलपुर में विद्रोह हुआ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो विद्रोह कितनी तारीख को कहां कहां पर हुआ, मैंने ये भी बात की है, थोड़ा सा एक बार और रिपीट करूं। 28 मई को सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद में, 31 मई को भरतपुर में हुआ है, 3 जून को नीमच मध्य प्रदेश में हुआ है, 5 जून को देवली में हुआ है, 9 अगस्त को अजमेर में हुआ है, और इसके बाद में 21 अगस्त को एरनपुरा में हुआ, 15 अक्टूबर को कोटा में हुआ, 27 अक्टूबर को धौलपुर में हुआ है, ये ध्यान रखना। मैं बात करूं भारत में भी तो विद्रोह हुआ है, तो भारत में विद्रोह हुआ तो देखो कहां कहां विद्रोह हुआ है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देता हूं। तो देखो 10 मई को कहां पर हुआ है, तो 10 मई को मेरठ में हुआ है। कहां पर हुआ है, मेरठ में विद्रोह हुआ है। उसके बाद में मैं बात करता हूं तो देखो 3 जून को, और 3 जून को कहां पर हुआ है, नीमच में। कहां पर हुआ है, नीमच में। उसके बाद में मैं बात करता हूं 4 जून को, और 4 जून को कहां पर हुआ है, 4 जून को अवध में हुआ है। कहां पर हुआ है, अवध। और आपको पता है अवध कहां पर पड़ता है, अवध कहां पर पड़ता है, तो अवध लखनऊ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में मैं 5 जून की बात करता हूं, तो 5 जून को कहां पर हुआ है, झांसी। कहां पर हुआ है, झांसी में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा 5 जून की मैं बात करूं तो देखो कानपुर में हुआ है, और कानपुर कहां पर पड़ता है, यहां पर यूपी में पड़ता है, दोनों क्षेत्र यूपी में पड़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं 14 जून को, है ना, तो कहां पर हुआ है, ग्वालियर। और ग्वालियर कहां पर पड़ता है, ग्वालियर एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं 26 अगस्त को, कहां पर बात करता हूं, 26 अगस्त को बात करता हूं, तो जगदीशपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में 8 सितंबर की बात करूं तो 8 सितंबर को आपको बता दिया होगा, 8 सितंबर को कहां पर हुआ है, तो 8 सितंबर को आपने देखा होगा, यहां पर 8 सितंबर देखो आवा पाली में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसने नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, 8 सितंबर को आवा पाली में हुआ है, मैं बता देता हूं। और 15 अक्टूबर को कोटा में हुआ है, ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब इतनी तारीखों को भारत में भी क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसके आगे की भी बात करूं तो देखो मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें हैं जो टोंक में, थोड़ी सी टोंक में भी विद्रोह हुआ, और टोंक में जो विद्रोह हुआ है उसकी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो टोंक का एक शासक था वजीरुद्दौला खां। वजीरुद्दौला खां जो अंग्रेजों का क्या रहा था, सहयोगी रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सेना का नेतृत्व की बात करता हूं तो मीर आलम खां था। कौन था ये, मीर आलम खां था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय सैनिकों का, राजस्थान के सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था वो मीर आलम खां था, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो वजीरुद्दौला खां था ये तो अंग्रेजों का सहयोगी था, अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान उसी के दौरान मैं थोड़ा सा तथ्य टॉपिक की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ 10 मई 1857 की, इससे पहले की जो यहाँ पर बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह हुआ था, और इस दौरान यहाँ पर अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया था, मैंने आपको बताया था। और इसे आपको पता है यहाँ पर पकड़ करके यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या किया गया था, यहाँ पर
है ना। यहां पर क्या कर लिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि आपको पता है यहां पर मंगल पांडे की बात कर रहा हूं, ये तो तात्या टोपे की बात है ना। तो यहां पर क्या किया गया था, तो देखो तात्या टोपे की बात करता हूं, देखो तात्या टोपे की बात करता हूं। तो तात्या टोपे की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो 4 जून 1857 को क्या हुआ, यहां पर झांसी में भी विद्रोह गए। झांसी में विद्रोह होने के दौरान यहां पर रानी क्या हुई, यहां से पराजित होकर के ग्वालियर चली गई, और ग्वालियर एमपी में पड़ता है। ग्वालियर का नेता तात्या टोपे थे उस समय। तो यहां पर क्या हुआ, ग्वालियर का नेता तात्या टोपे होने के दौरान इसने महारानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया, और सहयोग करने के दौरान यहां पर उसी समय ग्वालियर में, यहां पर उसी समय उसके बाद में इसके नेतृत्व में झांसी की रानी जो थी अंग्रेज अफसर ह्यूरोज से लड़ती हुई 17 जून 1858 ईस्वी को क्या हुई, यहां पर ये शहीद हो गई थी। ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं तात्या टोपे भी राजस्थान 2 बार आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार 8 अगस्त 1858 ईस्वी को आया था, और यहां से आकर के मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसने प्रवेश किया था। पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा ये राजस्थान आया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान में जो दूसरी बार था, राजस्थान में दूसरी बार कब आया, तो राजस्थान में दूसरी बार 18 दिसंबर 1858 ईस्वी को आया था, और ये कहां पर आया, बांसवाड़ा आया था। बांसवाड़ा से आकर के राजस्थान में प्रवेश किया था। थोड़ा सा देखा जाए तो तात्या टोपे की जो इसका नाम वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, ये ध्यान रखना। ये ग्वालियर का प्रमुख नेता था, और नाना साहब इनके कमांडर इन चीफ रहे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ रहे थे। नाना साहब इनका प्रमुख था, कमांडर इन चीफ नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, ये ध्यान रखना। ये 2 बार राजस्थान आए थे। आपसे यही पूछा जाएगा कि तात्या टोपे कब कितने बार आया, तो 2 बार आया। पहली बार कब आया, तो 8 अगस्त 1858 ईस्वी को कहां पर आया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया। दूसरी बार दिसंबर 1858 को कहां पर आया, भीलवाड़ा आया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उसी दौरान मैं बात करूं जब ये राजस्थान आए थे, तो उसी दौरान जब ये राजस्थान में पहली बार आए 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा से जब ये प्रवेश किया, तो उसी समय यहां पर इनके बीच में कुआड़ा का युद्ध लड़ा गया था भीलवाड़ा के अंतर्गत। और यहां पर अंग्रेजों और इसके बीच में कुआड़ा का एक युद्ध लड़ा गया भीलवाड़ा में 9 अगस्त 1858 ईस्वी को लड़ा गया था, और उस समय ये युद्ध तात्या टोपे और अंग्रेज अफसर रॉबर्ट्स के बीच में लड़ा गया था, ये ध्यान रखना। लेकिन तात्या टोपे इसमें क्या हो गए, पराजित हो गए थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करूं थोड़ा सा, देखो जब ये आए थे उसी दौरान देखो दूसरी बार दिसंबर 1858 ईस्वी को बांसवाड़ा में जब ये प्रवेश किया, तो उस समय यहां पर एक युद्ध लड़ा गया, सिक्कर का युद्ध, और ये युद्ध तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में लड़ा गया था। 31 जनवरी 1859 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें तात्या टोपे पराजित हो गया और रॉबर्ट्स विजय हो गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस दौरान तात्या टोपे ने यहां पर 2 बार आए, लेकिन दोनों बार पराजित हुए, ये ध्यान रखना। इसके बाद में तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में गए थे। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में जब जब भी आए तो इस दौरान इसने एक जैसलमेर में ही नहीं गए, लेकिन बाकी सभी रियासतों में तात्या टोपे गए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तात्या टोपे अपने मित्र मान सिंह नरूका के कारण, इसके दौरान अंग्रेज जो थे, अंग्रेज इसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन इस दौरान इनका एक जमींदार था, मित्र था मान सिंह नरूका। उस मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया, पकड़ लिया गया था। और इस तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में, नरवर पड़ता है एमपी के अंतर्गत, वहां से क्या कर लिया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसे गिरफ्तार करके 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर शिवपुरी एमपी के सिंधिया महल में कहते हैं इन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस दौरान इनको जो फांसी दी गई थी उसकी आलोचना पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के द्वारा की गई थी, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। जब इनकी फांसी दी गई तो यहां पर एक अमरचंद बाठिया नामक व्यक्ति भी था। अमरचंद बाठिया की मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसके जीवन परिचय की भी बात कर देता हूं, क्योंकि यहां पर इसने आम जनता के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन्होंने जागरूकता पैदा की गई। और इस दौरान यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के क्रांतिकारियों आंदोलनकारियों का क्या किया गया, इन्होंने आर्थिक सहयोग किया गया। तो देखो अमरचंद बाठिया की थोड़ी सी मैं बात करूं तो इनका जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। इनको नगर सेठ के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें ग्वालियर के व्यापारी के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था। इन्हें 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता था, भामाशाह भी कहा जाता था। इन्हें फांसी की सजा की मैं बात करूं तो यहां पर देखो इन्हें फांसी की जो सजा दी गई थी वो 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में, जो एमपी में
पड़ता है, वहां पर के एक सरापा व्यापारियों का एक बाजार था, सरापा बाजार बोलते हैं। उसमें इन्हें 22 जून 1858 को क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति का भामाशाह अगर कहा जाता तो वह अमरचंद भाटिया को ही कहा जाता। इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अमरचंद भाटिया के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म की बात करता हूं तो 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। इनको नगर सेठ के उपनाम से भी जाना जाता है। ये ग्वालियर के क्या थे, व्यापारी थे, और 1857 की क्रांति का में इन्होंने सहयोग दिया, इसलिए इसे भामाशाह भी कहा जाता। लेकिन इसे राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से भी जानते हैं। इन्हें अंग्रेजों ने 22 जून 1858 को ग्वालियर के सरापा बाजार में क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मैं बात करता हूं, इसी दौरान थोड़ा सा कई विद्वान पैदा हुए, उन्होंने क्रांति के बारे में क्या क्या कहा गया। तो देखो यहाँ पर ये सूर्यमल मिश्रण था, उस सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसाई की रचना की थी, और उस वीर सतसाई में 1857 की क्रांति में का जो राजस्थान के 1857 की क्रांति है उसका वर्णन मिलता है। वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था इसे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी थी। यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक की रचना वीडी सावरकर ने की थी, जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसाई की थी, ये ध्यान रखना। बांकीदास ने भी इसको लेकर के एक कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी भारत पर जो आक्रमण अंग्रेजों का हुआ था, भारत में जो शासन किया था, उनकी जानकारी जो मिलती है इस बांकीदास की कविता में मिलती है, यह ध्यान रखना। इसी के साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे थोड़ा सा, तो देखो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि भारत में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आने का कारण क्या था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो वो भारत में आई, तो इसका मतलब उनका उद्देश्य क्या रहा था, ये थोड़ा सा देखो। तो उनका भारत में जो उद्देश्य रहा था वो यही रहा था कि भारत में हम व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। लेकिन भारतीय राजाओं की जो कमी को देख करके उन्होंने जो फायदा उठाया, उन्होंने फायदा उठा करके यहाँ पर देशी रियासतों के राजाओं की कमियों का फायदा उठाया, उन पर दमनकारी नीति अपनाई। उन्हें संधि पत्र पर राजाओं की संतान नहीं होती थी तो लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध नीति लेकर के आया, और यहाँ पर सतारा है, जेतपुर है, संबलपुर है, यहाँ पर है ना बघाट है, इन क्षेत्रों को यहाँ पर मिला दिया गया, उदयपुर है, इन क्षेत्रों को मिला दिया गया, करौली है, इन सिरोही है, इन क्षेत्रों के राजाओं पर संतान न होने के कारण उन्हें उत्तराधिकार के रूप में दत्तक पुत्र गोद न लेने के दौरान उस पर नियमों पर पाबंद लगाया गया और इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये यहाँ पर कई कमियां रही थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो मैंने आपको 1857 की क्रांति के दौरान मैंने बातें की थी, थोड़ा सा मैं कुछ और रिपीट कर दूं आपके सामने तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मोस्ट जो चीजें हैं वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो मैं बात करूं, देखो थोड़ा सा आप बात करें, देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं ना। तो देखो भारत का शासक कौन रहा था उस समय, तो आपको पता है 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जफर था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इंग्लैंड की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पार्मस्टेन था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस समय 1857 की क्रांति के दौरान जो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कमल और रोटी को बनाया गया था। राजस्थान के जो एजीजी थे, क्योंकि ये गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे, पॉलिटिकल एजेंट इनके अधीन काम करते थे, तो राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर सहायक संधियों के दौरान राजस्थान की कई रियासतों ने हस्ताक्षर भी किया था। तो सहायक संधियों के दौरान सहायक संधि लेकर के कौन आया था, लॉर्ड वेलेस्ली आया था, जिसके दौरान प्रथम रियासत भरतपुर थी। इस भरतपुर रियासत ने सितंबर 1803 ईस्वी में यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने संधि पत्र पर साइन किया। दूसरी रियासत अलवर थी, जिसने नवंबर 1803 ईस्वी में क्या किया, यहाँ का शासक बख्तावर सिंह ने यहाँ पर अधिकार किया था, यानी कि इसने क्या किया था, साइन किया था, अधिकार न करके मतलब साइन किया था, ये ध्यान रखना, और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी ओर संधि हुई थी आर्थिक पार्थक्य नीति की संधियां। उस समय ये नीति लेकर के आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स नामक व्यक्ति था। राजस्थान के साथ
चार्ल्स मेडकॉफ ने इन रियासतों के माध्यम से, इस संधि पत्र के माध्यम से जो साइन करवाया था, प्रथम रियासत करौली थी। और यहाँ पर इस करौली ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को यहाँ पर क्या किया था, संधि पत्र पर साइन किया था। और उस समय जो शासक था वो हरबख्श पाल सिंह था। अंतिम रियासत सिरोही थी। कब किया गया, तो 11 सितंबर 1823 ईस्वी को किया गया था। शासक शिव सिंह था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो थी, पूर्ण शर्तों के साथ राजस्थान में संधि पत्र पर साइन करने वाली रियासत कौन थी, जो कोटा थी। और इसने कब किया था, तो 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को किया था। शासक की बात करूं तो महारावल उम्मेद सिंह प्रथम था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो सहायक संधियां हुई थी वो राजाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यहाँ पर राजाओं को संधियों पर साइन क्यों करना पड़ा, तो मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए करना पड़ा। यहाँ पर अंग्रेजों ने राजस्थान में शासन चलाने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया। तो राजपूताना रेजिडेंसी का गठन कब हुआ, तो 1832 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। इसका प्रथम मुख्यालय कहां पर बनाया गया, तो अजमेर में बनाया गया था। 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय बदल करके माउंट आबू सिरोही ले गए थे। यह ध्यान रखना। यहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम एजीजी जो बना था वो अब्राहम लॉकेट बना था। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बना था और इनके अधीन पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। उसी समय में बात करता हूं, राजस्थान में कई रियासतें हैं, उनका जो पॉलिटिकल एजेंट बने थे उनकी भी मैं बात करूं तो मेवाड़ की मैं बात करता हूं तो उस समय शासक स्वरूप सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट की बात करता हूं तो सावरस था। मारवाड़ की बात करता हूं तो तख्त सिंह था। और पॉलिटिकल एजेंट की बात करता हूं तो मेकमोहन था। कोटा रियासत की बात करता हूं तो शासक राम सिंह द्वितीय था। पॉलिटिकल एजेंट की बात करता हूं तो मेजर बटन था। जयपुर की बात करता हूं तो सवाई राम सिंह द्वितीय था। और पॉलिटिकल एजेंट की बात करता हूं तो मेजर ईडन था। और रियासत भरतपुर की बात करता हूं तो शासक जसवंत सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 1857 के संग्राम के तात्कालिक कई कारण रहे हैं। एक कारण रहा था सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी और ये अधिनियम लेकर के आया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसके अंतर्गत सेनाओं पर अंकुश लगाया गया। भारतीय सैनिकों को समुद्र से बाहर भेजा गया। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग लिया गया। और यहाँ पर यह राइफल आपको पता जनवरी 1857 ईस्वी में सेना में शामिल किया गया। इसके खिलाफ यहाँ पर सबसे पहले भारत में जो विद्रोह हुआ था वो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने किया था। बैरकपुर की छावनी का सैनिक था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। बैरकपुर छावनी कलकत्ता बंगाल क्षेत्र में काम करती थी। ये ध्यान रखना। इस मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट अंग्रेज अधिकारी ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ यहां पर अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। यह ध्यान रखना। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां काम करती थी। देखो पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद अजमेर जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, ये ध्यान रखना। दूसरी सैनिक छावनी देवली टोंक थी, सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। तीसरी सैनिक छावनी एरिनपुरा पाली थी जो मारवाड़ रियासत के अधीन आती थी। सर्वाधिक विद्रोही यहीं पर हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली छावनी की बात करूं तो नीमच मध्य प्रदेश है जो पहले राजस्थान में आती थी, सीमांत छावनी के नाम से जानी जाती थी। आजकल ये राजस्थान से वर्तमान में मध्य प्रदेश नीमच मध्य प्रदेश में चली गई जो राजस्थान से बाहर की छावनी है। इसके अलावा ब्यावर अजमेर है जहां पर मेरों का अधिकार था जिसे मेरों की छावनी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा खेरवाड़ा उदयपुर है जो भीलों की छावनी है क्योंकि सर्वाधिक सैनिक भील ही थे। यहाँ 1857 की क्रांति में ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 के विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्य में सैनिक टुकड़ियां भी काम करती है। राजस्थान में 3 सैनिक टुकड़ियां बनाई गई थी। यहाँ पर यह सैनिक टुकड़ियां 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे उनका ही सहयोग करती थी, उनके माध्यम से ये बनाई गई थी। पहली सैनिक छावनी थी शेखावाटी ब्रिगेड जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में झुंझुनू में की गई थी, जिसका मुख्यालय झुंझुनू बनाया गया था। यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरी जोधपुर रीजियन जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया था। तीसरी मेवाड़ भील कोर है जिसकी स्थापना 1841 ईस्वी के अंतर्गत जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा खोला गया था। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं 1857 का विद्रोह की भारत में सबसे पहले शुरुआत तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई थी, जिसकी सूचना धीरे धीरे राजस्थान की भी और बढ़ी और राजस्थान की सूचना 19 मई 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंची थी।
सब इसके विरुद्ध जो राजस्थान में विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में राजस्थान में हुआ था। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नसीराबाद में भी विद्रोह हुआ 28 मई 1857 ईस्वी को अजमेर में हुआ। और यहाँ पर विद्रोह का जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले हुई थी, यहाँ पर विद्रोह का प्रमुख नेता बख्तावर सिंह था अजमेर का। और यहाँ पर नसीराबाद में नेटिव इन्फेंट्री 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या करती थी, काम करती थी। यहाँ पर अंग्रेज जो अफसर थे जो इस विद्रोह को दबाने में थे वो वुड और न्यूबुरी थे। और इन पर भारतीय सैनिकों ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया, इन दोनों को मार दिया गया। पेन्नी का दिल को दिलवा गया, वो मारा गया। और यहाँ पर उस समय क्या हुआ, यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर जो अधिकारी था मेजर प्रिचार्ड, वो अंग्रेज परिवार को लेकर के ब्यावर चला गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे नसीराबाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना की टुकड़ी काम करती थी। भरतपुर में भी विद्रोह हुआ और भरतपुर में 31 मई 1857 ईस्वी को हुआ। भरतपुर का एक शासक था जसवंत सिंह जो नाबालिग था। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करता था मॉरिसन। जो मॉरिसन ने क्या किया, जब भरतपुर में विद्रोह हुआ तो भरतपुर के सैनिकों को दौसा लेकर के चले गए और वहां पर ले जाकर के गुजर और मेओ ने क्या कर दिया, उसको दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया गया। मॉरिसन ने अपनी जान बचा करके आगरा भागना पड़ा। उसके बाद में नीमच का विद्रोह की बात करता हूं तो नीमच को सीमांत छावनी के नाम से भी जानते हैं और ये नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हुआ था, यहाँ पर नीमच में भी विद्रोह हुआ। यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था कर्नल एबॉट और इनका एक प्रमुख नेता था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। यहाँ पर जो नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था उनका प्रमुख नेता तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट था। यहाँ के इन नेताओं के नेतृत्व में कर्नल एबॉट को गोली मार दी गई। एबॉट को गोली से मारने के बाद में यहाँ पर जो अंग्रेज सैनिक थे वो अपने 40 अंग्रेज भाग करके डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में चले गए और वहां के शासक ने उन्हें क्या करना पड़ा, शरण देना पड़ा। मेजर सावर्स के कहने पर यहाँ पर मेजर सावर्स ने डायरेक्ट मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को कहा गया और यहाँ पर कहने के दौरान नीमच के अंग्रेज परिवार को यहाँ पर महाराणा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर पिछोला की झील में शरण दिया गया था, ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ नीमच के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में देवली से होकर के जा रहे थे तो 5 जून 1857 को देवली को इन्होंने क्या कर लिया था, लूट लिया था। उसी के साथ साथ एरिनपुरा में भी विद्रोह हो गया। एरिनपुरा की छावनी में भी विद्रोह कर दिया गया पाली रियासत में, और ये जो पहले मारवाड़ रियासत के अधीन आते थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक एरिनपुरा सैनिक छावनी में जोधपुर लीजियन की सेना की टुकड़ी काम करती थी। इन सैनिकों को पूर्बिया के नाम से जानते थे। इसी के साथ मैं बात करता हूं, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा की छावनी में ये विद्रोह हुआ था। और यहाँ के क्रांतियों के जो आंदोलनकारियों का जो नेता था वो मोती खां था, शीतल प्रसाद था और तिलक राम था, ये ध्यान रखना। और इस समय ये जो एरिनपुरा के सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए गए थे, क्योंकि उस समय भारत का बादशाह था वो दिल्ली बैठता था। इसलिए ये सैनिक छावनी के जो भी कोई सैनिक छावनी होते थे सारे सैनिक दिल्ली की ओर रवाना होते थे और वो नारा देते थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसी के द्वारा इन सैनिकों के द्वारा माउंट आबू में यानी कि माउंट आबू के सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। और उस समय ये जो सैनिक थे ये मिलकर के एजीजी जो था पैट्रिक लॉरेंस उसके पुत्र पर आक्रमण कर दिया, उसके पुत्र को मार दिया इन्होंने। और उस समय यहाँ पर एरिनपुरा का सैनिकों के साथ यानी कि जो उस समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था उसने एरिनपुरा के सैनिकों का साथ दिया और उसके नेतृत्व में यहाँ पर दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन ये जैसे ही पाली की ओर रवाना हुए तो पाली का जो शासक था होनार सिंह वैसे देखा जाए तो मेहरानगढ़ का किलेदार था। उनके बीच में दोनों के बीच में बिथोड़ा का एक युद्ध हुआ और ये जो युद्ध था 8 सितंबर 1857 को पाली क्षेत्र में लड़ा गया था। कुशाल सिंह चंपावत और ओनार सिंह के बीच में। ओनार सिंह इसमें मारा गया। हितकोट और कुशल राज यहां से अपनी जान बचा करके भाग गए। कुशाल सिंह चंपावत विजय हुआ था इसमें। उसके बाद में चेलावास और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध लड़ा गया, चेलावास का युद्ध। और ये यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत और यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस और मॉक मैसन के बीच में लड़ा गया था। 18 सितंबर 1857 को पाली में लड़ा गया था। इसमें कुशाल सिंह चंपावत यहाँ पर विजय हुआ। इस चेलावास को युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना।
एरिनपुरा छावनी में विद्रोह के दौरान यहाँ पर मैकमोसन को मार दिया गया, उसके शव को आवा के दुर्ग के बाहर में टांग दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने आवा विद्रोह को दबाने के लिए, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो 1857 की क्रांति के दौरान वो लॉर्ड कैनिंग था, उसने विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होम्स को कहां पर भेजा गया, आवा पाली एरिनपुरा भेजा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी समय कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1857 को आवा पर अधिकार कर लिया और सुगाली माता की मूर्ति को चुरा करके अजमेर ले आया और यहां पर ला करके यहां पर क्या किया गया, यहां पर रख दिया गया। लेकिन एरिनपुरा के सैनिकों ने, अंग्रेज अधिकारी गर्रार ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा से पराजित होना पड़ा था, क्योंकि ये दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर गर्रार सैनिक अधिकारियों को भेजा गया, उसने यहाँ पर इन सैनिकों को पराजित कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी रही है। इसे 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जानते हैं। ये 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्तमान में ये बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बात करूं तो ये आवा के ठाकुर रहे हैं, जो पाली क्षेत्र के थे। मारवाड़ की सेना व अंग्रेजों दोनों को पराजित किया था इसने वास्तव में, क्योंकि मारवाड़ का जो शासक था, जो सेना थी, वो अंग्रेजों का सपोर्ट करती थी। इसका एक भाई था पृथ्वी सिंह, उस पृथ्वी सिंह को इसने क्या किया, आवा की क्षेत्र जागीर को प्रदान करके स्वयं क्या हुए, यहां से इन्हें यहाँ पर अंग्रेजों के दौरान यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहां से ये छूट करके फरार होकर के कहां पर आ गए, जोध सिंह रावत, जो कोठरिया के रावत थे, जोध सिंह उनकी शरण में आ गए, कुछ समय उनके पास में रहे और यहाँ पर उनके समझाने पर 8 अगस्त 1866 को गांधी जी के द्वारा भी समझाया गया। 8 अगस्त 1866 को नीमच में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने इसके दौरान, इस पर आरोप लगाने के दौरान टेलर कमीशन के तहत निर्दोष साबित कर दिया गया था, लेकिन इस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर इसकी वहां से रवाना होकर के ये उदयपुर आ गए। 1864 में उदयपुर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना। कोटा के विद्रोह की भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। तो देखो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में यहाँ की जनता ने कोटा में भी विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि उस समय यहाँ पर अंग्रेज अफसर जो था, पॉलिटिकल एजेंट, वो मेजर बर्टन था। लेकिन यहाँ का जो शासक था कोटा का, महाराव राम सिंह द्वितीय, वह अंग्रेजों का सपोर्ट करता था और यहाँ पर क्रांति का प्रमुख नेता बने जय दयाल और मेराब खां के नेतृत्व में यहाँ पर महाराव राम सिंह को बंदी बना लिया गया और उसे बंदी बनाकर जेल में रख दिया गया। और यहाँ पर उस समय कि मेजर बर्टन को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार करके उसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और यहाँ पर उस समय जो यहाँ पर 2 सेना टुकड़ियां काम करती थी, भवानी और नारायण, इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या कर दिया गया, डॉक्टर सेविट कोटम और डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, मेजर बर्टन का सिर जो मैंने बताया था आपको, और उसके मेजर बर्टन के जो पुत्र थे फ्रैंकर और आर्थर को भी मार दिया गया था। कोटा पर जनता ने 6 माह तक शासन किया था। इसको दबाने के, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए बाद में यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने रॉबर्ट्स को भेजा। रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता ली गई और उसके माध्यम से 30 मार्च 1857 को कोटा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया गया। और यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां को, बेचारों को, जो एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे, दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। और यहाँ पर करौली के शासक मदनपाल को जीसीआई और 17 तोपों की क्या दी गई, सलामी दी गई। इसी के दौरान धौलपुर में भी विद्रोह हुआ। 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्या हुआ, धौलपुर में भी विद्रोह हुआ था, क्योंकि वहां धौलपुर का एक शासक था भगवंत सिंह और यहाँ पर एक नेता था देवा गुजर। देवा गुजर के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। लेकिन भगवंत सिंह ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया। भगवंत सिंह का साथ देने के दौरान देवा गुजर के नेतृत्व में यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर ने भी क्या किया, यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इनका सपोर्ट किया और यहाँ पर भगवंत सिंह को कैद कर लिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने भगवंत सिंह को आजाद करवाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने पटियाला के सैनिकों को भेजा गया, धौलपुर भेजा गया और इन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह जो जगह जगह हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार और रिपीट करूं तो 28 मई को नसीराबाद में हुआ था, 31 मई को भरतपुर में हुआ, 3 जून को नीमच में हुआ, 5 जून को देवली का विद्रोह हुआ, 9 अगस्त को
अजमेर का क्या हुआ, अजमेर में विद्रोह किया गया। 21 अगस्त को एरिनपुरा में विद्रोह किया गया, 15 अक्टूबर को कोटा में किया गया, 27 अक्टूबर को धौलपुर में किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। थोड़ा सा मैंने तात्या टोपे के बारे में भी आपको बताया था कि ये 2 बार राजस्थान आया था, एक 8 अगस्त 1858 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया, दूसरी बार दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा आया था, ये ध्यान रखना है ना। इसी दौरान जब ये राजस्थान आया, दोनों बार ही यहां पर अंग्रेजों के साथ इसकी मुठभेड़ हुई। एक युद्ध लड़ा गया, कुवाड़ा का युद्ध, जो भीलवाड़ा में लड़ा गया 9 अगस्त 1858 में, और ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये युद्ध तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट्स के माध्यम से तात्या टोपे को पराजित होना पड़ा था। दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो सिक्कर का युद्ध था, सिक्कर क्षेत्र में लड़ा गया। 31 जनवरी 1859 ईस्वी में लड़ा गया था, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में लड़ा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी दौरान मैं बात करता हूं कि तो देखो यहां पर जब विद्रोह किया गया था तो ऐसे देखा जाए तो तात्या टोपे पूरे राजस्थान में घूमा था, लेकिन एकमात्र रियासत थी जैसलमेर, उस जैसलमेर रियासत में ही तात्या टोपे क्या नहीं हुए थे, यहां पर घूमे नहीं थे, यहां नहीं गए थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन तात्या टोपे का एक मित्र था मानसिंह नरूका, इस नरूका के माध्यम से ही यहाँ पर विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे शिवपुर एमपी में सिंधिया के महल में इन्हें क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई, जिसकी आलोचना मेजर सावर्स ने भी की थी, ये ध्यान रखना। आपको पता है 1857 के संग्राम के दौरान यहाँ पर इसकी जो जानकारी मिलती है वो सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक वीर सत्साई में मिलती है। इसके अलावा वीडी सावर की जो पुस्तक है जिसने रचना की है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसमें भी मिलती है। बांकीदास की एक कविता है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, उसमें भी इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू ए लॉट ऑफ, और आप दीजिए मुझे इजाजत। फिर नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं रूबरू होता हूं, आपसे रूबरू होता हूं।